Hello everyone. Today we are going to start part 2 of chapter number 4, the Varna Jati system. We saw earlier how human society grew more complex with the rise of civilization. Whenever this happens, a society organizes itself in several groups based on class, occupation, and some other criteria. For instance, there could be different groups concerned with governance, administration, religion, education, trade, town planning, farming, craft, art, and all kinds of other profession. हमने पहले देखा जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, ह्यूमन सोसाइटी क्या हो गई, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई, है ना? और तब सोसाइटी क्या हुई, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गई बेस्ड ऑन क्लास, ऑक्यूपेशन और कुछ सम अदर क्राइटेरिया, है ना? और जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन में गया, कोई गवर्नेंस, कोई एजुकेशन, कोई ट्रेड, कोई फार्मिंग, कोई क्राफ्ट और एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशन। तो ये सब ग्रुप्स में डिवाइड होके अलग-अलग प्रोफेशन में काम करने लगे। लेट्स एक्सप्लोर why should a complex society divide itself into such groups? Think about several possible factors why this happens. List other such professions you expect in a complex society of first millennium BCE. जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होती है वो अपने आप को ग्रुप्स में क्यों डिवाइड कर देती है, आपको उसके पॉसिबल्स रीजन बताने हैं, फैक्टर्स बताने हैं। और सेकंड में आपको बताना है कि फर्स्ट मिलेनियम बीसीई जब था, उस टाइम ऐसे कौन-कौन से प्रोफ़ेशन होते होंगे? वो आपको मतलब इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में कौन-कौन से प्रोफ़ेशन होते होंगे, उसकी आपको लिस्ट बनानी है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए। इन एन आइडियल सोसाइटी, ऑल दोज़ ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। But most of the time, these divisions also lead to inequalities. Some groups acquire more wealth, power, or influence than others. In other words, while equality is an ideal, then human society have often aspired to very few, if any, have ever achieved it. इसका मतलब ये है जो आइडियल सोसाइटी होती है वहाँ पे सभी लोग क्या होते हैं मिलकर अपना काम करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। समाज में वो जब सोसाइटी में, समाज में जब डिवीज़न हो जाता है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है ज़्यादा पैसा होता है, किसी के पास कम पैसा होता है, किसी के पास पावर ज़्यादा होती है, किसी के पास पावर बिल्कुल नहीं होती, है ना? अदर वर्ड्स में बोला गया है कि इक्वालिटी एक अच्छा सपना है जिसकी लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बहुत कम बार ही वो सच हो पाता है। इन इंडिया द सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। वन कैटेगरी वाज द जाति ग्रुप or community of people with a specific professional occupation closely tied to their livelihood. The skills that define a particular jati, for instance, skill in agriculture, metallurgy, commerce, or any craft, was generally transmitted from generation to generation. Often, a jati would get further divided into subjatis, each of which developed custom and tradition of its own, for instance, concerning marriage, rituals, or food habits. इंडिया में सोसाइटी को टू कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, एक होता है जाति और एक होता है सब जाति, है ना? जाति में ऐसे ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं जिनका जो वर्क होता है वो सबका क्या होता है सेम होता है ना? जो सब एक जैसा काम करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है सबका सेम होता है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में होता है मेटलर्जी, ट्रेड, कॉमर्स में, है ना? तो क्या होता है इन्हीं सब कामों से इनकी रोज़ी-रोटी चलती है और क्या होता है ये जो जो इनका ये जो वर्क है, ये वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, ठीक है? फिर जाति सब जातीज़ में फर्दर डिवाइडेड होती थी, है ना?
और सब जाति के हर लोगों की अपनी शादी की रस्में और खाने-पीने की आदतें अलग-अलग होती थी। Along with the jati, there is another category of the varna, a concept that emerged from Vedic text. There were four varnas. Brahmins were engaged in preserving and spreading knowledge and in the performance of rituals. ठीक है? जाति के साथ साथ एक अनदर कैटेगरी ऑफ वर्ण भी एक कंसेप्ट निकला हुआ था वैदिक टेक्स्ट में से, है ना? तो क्या थे, 4 वर्ण थे। उसमें से सबसे पहला क्या था, ब्राह्मण्स थे, है ना? ब्राह्मण्स क्या करते थे, जो ब्राह्मण लोग थे वो क्या थे, लोगों को ज्ञान ज्ञान को संभालने, फैलाने और पूजा पाठ करने का काम करते थे। क्षत्रियास were expected to defend the society and the land and to engage in warfare if necessary. Vaishya were supposed to increase the society wealth through occupation of trade, business, or agriculture. Finally, Shudras were artisans, craftspeople, worker और servant. जो क्षत्रिय थे उनका क्या काम था, समाज और जमीन की रक्षा करना, है ना? और जरूरत पड़ने पर क्या करना, लड़ाई करना। और जो वैश्य थे, ठीक है, वो क्या करते थे, व्यापार करते थे, खेती करते थे या कारोबार करते थे, जिससे क्या होता है, समाज की संपत्ति बढ़ सके, है ना? सोसाइटी की वेल्थ क्या हो, बढ़ सके। और जो शूद्रस थे क्या थे, वो आर्टिशियंस थे, क्राफ्ट्समैन थे या वर्कर थे, वर्कर थे जो क्या करते थे, हाथ से काम करते थे। आपने इंग्लिश वर्ड में कास्ट सुना होगा, ये एक पोर्टुगीज वर्ड से कास्टा से आया है, ठीक है। जब 16th सेंचुरी सीई में पोर्टुगीज इंडिया में आए थे तो उन्होंने इंडिया को, इंडियन सोसाइटी को समझाने की कोशिश की, ठीक है। और कुछ स्कॉलर्स ने कास्ट को वर्णा से जोड़ा, है ना? पर ज़्यादातर इसको किससे जोड़ा जाता है? जाति से जोड़ा जाता है, जाति वर्ड से। बट कुछ स्कॉलर्स ने क्या करा, इसको पूरा वर्णा जाति सिस्टम के लिए माना। There is an historical evidence both in text and inscriptions that in the early period individuals and communities changed their professional occupations if circumstances demanded. For instance, a long drought or some natural calamity could force a community of farmers to migrate to city and take up other occupations, or some Brahmins would turn to trade or even military activities. पुराने समय में लोग जरूरत पड़ने पर अपना काम बदल देते थे, है ना? यह बात किताबों और पत्थरों की लिखाई में मिलती है। जैसे अगर सूखा पड़ने पर या फिर कोई मुसीबत आ जाए तो किसान क्या करते थे, अपना गांव छोड़कर शहर में आकर कोई दूसरा काम करने लगते थे। और जो कुछ ब्राह्मण थे, है ना, वो भी व्यापार या सेना में काम करने लगते थे। This complex system structured Indian society, organized its activities, including economic ones, and therefore gave it some stability. In time, however, the system became rigid and led to inequalities and discrimination towards the lower jatis or some communities excluded from the Varna Jati system. This process will be studied in higher grade. जो ये व्यवस्था थी, ये समाज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ना? और उसके कामकाज को चलाने में मदद करती है। इससे क्या हुआ, समाज में कुछ टाइम तक स्थिरता बनी रहती थी, है ना? लेकिन बट धीरे-धीरे क्या होते गया, ये जो व्यवस्था थी क्या हो गई, सख्त होती गई और इससे जो छोटी जातियों वाले लोग हैं, है ना? उन लोगों के साथ क्या होने लग गया, भेदभाव होने लग गया।
जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर थे, है ना? जो उससे बिलॉन्ग नहीं करते थे, ठीक है? और ये जो इसका आगे प्रोसेस है हम वो हायर क्लास में रीड करेंगे। The Varna Jati system has had a deep impact on Indian society, and generations of scholars have studied its countless aspects. There is a broad agreement that the system was significantly different in earlier period and become more rigid with the passage of time, in particular during the British rule in India. पढ़ना जाति सिस्टम का इंडियन सोसाइटी में बहुत गहरा गहरा असर पड़ा, है ना? और कई पीढ़ियों से विद्वान इसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट ज्यादातर लोग मानते थे कि ये जो पहले की जो व्यवस्था थी वो बहुत अलग थी। बट समय के साथ, खासकर जो ये ब्रिटिश ने जब हमारे कंट्री में रूल करा था, उस समय में ये क्या थी, बहुत सख्त थी। Let us also keep in mind that while Varna Jati has been an important mechanism at work in Indian society, it is not only one. There have been many others, some of which we will explore later, especially in the theme our cultural heritage and knowledge traditions. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है। ऐसी और भी कई व्यवस्थाएं रही हैं, जिनमें से कुछ को हम आगे पढ़ेंगे, स्पेशली अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस वाले टॉपिक में। थिंक अबाउट इट, inequalities within society exist in many forms. Have you encountered any incident where you and anyone you know might have been made to feel different from others? Do you think equality is desirable in society? If so, why? Have you came across people or initiatives that lessened inequalities? समाज में भेदभाव क्या होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं, है ना? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है या महसूस किया है जब आपको या आपके किसी जानने वाले को एक दूसरों से कंपेयर करा गया हो, है ना? क्या आप सोचते हैं कि समाज में बराबरी होनी चाहिए? अगर हाँ, तो क्यों? क्या आपने ऐसे लोग या काम देखे हैं जिनसे भेदभाव कम हुआ हो? डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया। In this first millennium BCE, important communications routes opened up for purpose of trade, pilgrimage, military campaigns, etc. Two routes became widely used and are often mentioned in the literature. फर्स्ट मिलेनियम बीसीई में दो रूट्स ओपन करे गए, ट्रेड के लिए, पिलग्रिमेज के लिए और मिलिट्री कैंपेन्स के लिए, ठीक है? इसमें से दो रास्ते बहुत इस्तेमाल होने लगे और उनका जिक्र कई किताबों में किया गया है। द उत्तरा पथा एंड दक्षिणा पथा। द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स टू गंगा प्लेन्स all the way to eastern India. The second started from Kaushambi near Prayagraj, then a capital of one of the Mahajanpads, and across the village of Vidya range of hills to proceed all the way south. दो रूट्स थे, उत्तरापटा एंड दक्षिणापटा। जो फर्स्ट वाला था वो क्या कनेक्ट करता था नॉर्थ वेस्ट रीजन को गंगा प्लेन से टू ईस्टर्न इंडिया तक, और दूसरा कौशाम्बी प्रयागराज के पास से शुरू होकर पहाड़ियों को पार करता हुआ दक्षिण भारत तक जाता था। We will return to these routes when we explore the formation of empires in India. Many lateral roads also connected with other parts of India, especially the important ports on the western and eastern coast, which were vibrant centers of trade. जब हम भारत में साम्राज्य बनाने की बात करेंगे तब हम इन रास्तों को फिर से देखेंगे।
कई और रास्ते भी थे जो भारत के अलग-अलग हिस्सों और समुद्र किनारे के व्यापार वाले शहरों से जुड़े थे। In the eastern region, major cities emerged such as Shishupalgarh, today Sisupalgarh, part of Bhubaneswar, which was the capital of Kalinga region and followed a strict square ground plain with imposing fortification and broad streets. ईस्टर्न रीजन में कई बड़े शहर बने हैं ना, जिसमें से एक था शिशुपालगढ़, है ना, जो क्या है, कलिंगा की राजधानी है, कैपिटल ऑफ कलिंगा, है ना। और ये जो शहर था एक सख्त चौकोर नक्शे पे बना था, है ना, जिसमें मजबूत दीवारें और चौड़ी सड़कें थी। In the subcontinent southern region, cities began emerging from about 400 BCE, although recent exhibition claim to find some signs of commercial activities going further back. Around this time, three kingdoms emerged: the Cholas, the Cheras and the Pandyas. इंडिया के सदर्न रीजन में 400 BCE से ही शहर बसने लगे थे, है ना। और कुछ नई खोजों से यह पता चला था कि यहाँ इससे पहले भी व्यापार होता था। इसी समय द चोलास, द चेरास एंड पांड्यास 3 राज्य शुरू हुए। Apart from archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mentions those kingdoms and several of their kings. खुदाई के अलावा सबसे पुराने तमिल लिटरेचर में इन राज्यों का और कई राजाओं का नाम मिलता है। Because the southern region are rich in resources such as precious and semi-precious stones, golds and spices, they profitably traded not only with the rest of India but also with kingdoms and empires overseas. Southern region में गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स और स्पाइसेस बहुत मिलते थे। इसलिए यहाँ के लोगों ने न सिर्फ पूरे भारत से बल्कि विदेशों के राजाओं और देशों से भी अच्छा व्यापार किया। 300 or 200 BCE, almost the entire subcontinent, including a region in the northeast, was one vibrant, interconnected land. Goods and cultures traveled from region to region and often beyond India's to parts of Central and Southeast Asia. 200 BCE या फिर 300 BCE तक भारत और उसका नॉर्थ ईस्ट रीजन का हिस्सा आपस में जुड़ गया था और क्या कर रहा था, बहुत तरक्की कर रहा था। सामान और रीति रिवाज एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कई बार भारत से बाहर भी जाते थे, जैसे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया तक भी जाते थे। अबाउट द सेम टाइम द महाजनपद्स ceased to exist, leaving the place to fresh developments that were going to reshape India. और लगभग उसी समय महाजनपद क्या हो गए, खत्म हो गए और उनकी जगह नए बदलाव आने लगे जो बाद में भारत को बदलने वाले थे। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।